नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज की वीडियो उस विषय पे है जो भारतीय समाज में हमेशा से गर्मा गर्म बहस का केंद्र रहा है। आरक्षण। अक्सर जब आरक्षण की बात होती है तो सोशल मीडिया पर एक तरफा नारेबाजी शुरू हो जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण अब जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ वो हैं जो इसे सामाजिक न्याय के लिए जरूरी मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आरक्षण का नाम सुनते ही समाज का एक बड़ा वर्ग इतना भावुक क्यों हो जाता है? क्यों यह बहस अक्सर तथ्यों के बजाय भावनाओं के आधार पर लड़ी जाती है? आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन सवालों की तह तक जाने की। हम आरक्षण के इतिहास, इसके पीछे के तर्क और उन गलत फहमियों को समझेंगे जो इस पूरी बहस को और जटिल बना देती है। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचाना है। आरक्षण को समझने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा। भारत की जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक विभाजन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक सम्मान से वंचित कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार शूद्रों और अछूत माने जाने वाले वर्गों को मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने और यहाँ तक कि सवर्णों की नजर में आने तक की मनाही थी। यह सिर्फ आर्थिक गरीबी की बात नहीं, बल्कि सामाजिक अपमान और मानवीय अधिकारों के हनन की बात थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे छुआछूत की व्यवस्था कहा था, जो एक प्रकार की सामाजिक गुलामी थी। आरक्षण की नींव इन्हीं सदियों पुराने अन्याय को ठीक करने के उद्देश्य से रखी गई थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि आरक्षण का मकसद गरीबी दूर करना है, लेकिन यह एक बड़ी भ्रांति है। आरक्षण का मूल उद्देश्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। संविधान निर्माताओं का मानना था कि सदियों से चले आ रहे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के कारण इन समुदायों के लोग प्रशासन, न्यायपालिका और शिक्षण संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे थे। आरक्षण एक कैच ऑफ मैकेनिज्म, बराबरी में लाने का तरीका था, ताकि देश की सत्ता और संसाधनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह गरीबी उन्मूलन योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की एक कोशिश थी। आरक्षण की नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में रखी थी। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 46 में स्पष्ट लिखा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी ये किसी का न्यायपूर्ण लाभ नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। इससे पहले भी ब्रिटिश काल में 1902 में कोल्हापुर राज्य के शासक शाहू महाराज ने दलितों और पिछड़ों के लिए पहली बार आरक्षण लागू किया था, 50% तक। यही भारत का पहला आरक्षण प्रयोग था। 1932 में पूना पैक्ट के समय गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर समझौता हुआ। इस समझौते ने तय किया कि दलितों को आरक्षित सीटें मिलेंगी, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। इस इतिहास को समझे बिना आरक्षण पर कोई भी राय अधूरी है। ये व्यवस्था इसीलिए बनी क्योंकि सदियों से शिक्षा, भूमि और अवसर केवल ऊंची जातियों के पास थे। आंकड़े बताते हैं कि 1950 से पहले 90% सरकारी पदों पर केवल ब्राह्मण, कायस्थ और बनिया वर्ग का कब्जा था। तो सवाल ये नहीं कि आरक्षण से कौन आगे बढ़ा, बल्कि ये कि बिना आरक्षण ऊंची जातियां कितनी आगे थी। अब हम आते हैं मूल सवाल पे। आखिर ऊंची जातियां आरक्षण का नाम सुनते ही क्यों छटपटाने लगते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सत्ता और अवसर पर एकाधिकार टूटने का डर। सदियों तक शिक्षा, नौकरियां, मंदिर प्रवेश और सामाजिक सम्मान कुछ ही जातियों के पास था। आरक्षण आने के बाद पहली बार यह एकाधिकार कमजोर हुआ। अब सरकारी दफ्तरों में दलित अफसर हैं, पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं और संसद में भी बहुजन सांसद बैठते हैं। यह बदलाव उन लोगों को खटकता है जो खुद को योग्य और दूसरों को अयोग्य मानते रहे हैं। समाजशास्त्री गेल ओमवेट और कंचा इलया ने लिखा है कि ऊंची जातियों की छटपटाहट बराबरी से नहीं, अपने विशेषाधिकार खोने से है। 1950 से पहले जो शिक्षा के दरवाजे बंद थे, वही दरवाजे अब बहुजन समाज के लिए खुल गए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस
ओ 2019 के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी नौकरियों में अब भी एससी एसटी वर्ग की हिस्सेदारी केवल 25% है, जबकि उनकी जनसंख्या लगभग 29% है। यानी आरक्षण से भी बराबरी नहीं आई, लेकिन फिर भी ऊंची जातियां चिल्ला रही है कि आरक्षण से नुकसान हो रहा है। असल में नुकसान नहीं, अधिकारों का बंटवारा हो रहा है और यही उन्हें असहज करता है। हर बार जब आरक्षण की बात होती है तो एक लाइन जरूर सुनने को मिलती है, हमें योग्यता के आधार पर नौकरी या एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, किस योग्यता की बात हो रही है? क्या वो योग्यता जो ऊंची जातियों को विरासत में मिली है? अंग्रेजी मीडियम स्कूल, कोचिंग, निजी कॉलेज और संसाधनों से भरपूर माहौल, या वो योग्यता जो दलित पिछड़े छात्रों को कच्चे घर में लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए बनानी पड़ती है? यहाँ खेल शुरू होता है सिस्टमेटिक प्रिविलेज का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 70% से ज्यादा दलित और आदिवासी परिवारों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जबकि ऊंची जातियों में यह अनुपात केवल 23% है। जब शुरुआत ही असमान हो तो बराबरी की दौड़ कैसे निष्पक्ष होगी? संविधान ने इसी असमानता को मिटाने के लिए आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 के इंदिरा शाहनी केस, मंडल केस में कहा था, आरक्षण समान अवसर को सुनिश्चित करने का साधन है, न कि योग्यता के खिलाफ। परंतु ऊंची जातियों ने इस निर्णय को भी मेरिट पर हमला बताकर प्रचारित किया। असल में वे नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज भी उसी कुर्सी पर बैठे जहां कभी केवल वे ही बैठते थे। 1990 का दशक भारत के सामाजिक इतिहास का बड़ा मोड़ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किया तो सड़कों पर आग लग गई। दिल्ली, पटना, लखनऊ और कई शहरों में ऊंची जातियों के युवाओं ने प्रदर्शन किए। आरक्षण हटाओ, मंडल वापस लो जैसे नारे लगाए गए। कई जगह आत्मदाह तक की घटनाएं भी सामने आई। क्यों? क्योंकि मंडल आयोग ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश कर दी थी। इससे पहली बार ब्राह्मण, कायस्थ और क्षत्रिय वर्ग को लगा कि उनका अस्थायी वर्चस्व हिल गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 1990 से 1992 के बीच ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास छात्रों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के केस बढ़ गए थे। यह डर इस बात का नहीं था कि नौकरियां खत्म हो जाएगी, बल्कि इस बात का था कि अब नीची कही जाने वाली जातियां भी अफसर बनेंगी। मंडल के विरोध के पीछे वही मानसिकता थी जो हजारों साल से शूद्रों और अछूतों को नीचे रखने के लिए बनाई गई थी। आरक्षण से उन्हें अपनी जातिगत शिष्टा खतरे में दिखने लगी। अब एक और सच्चाई जानिए, मीडिया ने आरक्षण को कैसे निगेटिव नैरेटिव में बदला। अधिकांश मुख्य धारा मीडिया हाउसों में संपादकीय और एंकरिंग स्तर पे ऊंची जातियों का दबदबा है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS की रिपोर्ट हु वंस द मीडिया 2019 में बताया गया कि 80% मीडिया संपादक ऊंची जातियों से आते हैं। इसीलिए आरक्षण पर जब भी डिबेट होती है तो उसे वोट बैंक पॉलिटिक्स, कुर्सी की राजनीति या मेरिट का नुकसान कहकर पेश किया जाता है। बहुजन आवाजों को जानबूझकर हाशिए पर रखा जाता है। सवाल ये नहीं कि मीडिया आरक्षण के खिलाफ क्यों है, सवाल ये है कि वो किसके लिए काम करता है। जो लोग सदियों से सत्ता और ज्ञान पर एकाधिकार रखे हुए हैं, वही लोग आरक्षण को खतरा मानते हैं। ये मीडिया और शिक्षण संस्थान मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि आरक्षण को भीख की तरह दिखाया जाए, जबकि यह संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण पर विरोध दिखाना दरअसल ब्राह्मणवादी वर्चस्व की रक्षा करने की रणनीति है। ऊंची जातियों ने जब देखा कि सामाजिक आधार पर उनका विरोध टिक नहीं पा रहा है तो उन्होंने आर्थिक आरक्षण का कार्ड खेला। 2019 में एनडीए सरकार ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर 10% आरक्षण की घोषणा किया, परंतु ध्यान दें इसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग शामिल नहीं है। सवाल उठता है, जब संविधान में आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है तो फिर आर्थिक आरक्षण कैसे न्याय संगत होगा? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2022 में इसे वैध तो ठहराया, परंतु विशेषज्ञों ने कहा यह ऊंची जातियों को शांत करने का राजनीतिक उपाय था। राष्ट्रीय आयोग फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC की रिपोर्ट के अनुसार
ऊंची जातियों की गरीबी दर 8% है, जबकि ओबीसी की 25% और एससी एसटी की 33% से अधिक है। फिर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन्हीं को मिला जो पहले से ही बेहतर स्थिति में है। इससे साबित होता है कि आरक्षण पर ऊंची जातियों का विरोध समानता के नाम पर नहीं बल्कि अपनी प्रभुता बचाने के लिए है। अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो क्या समाज बराबर हो जाएगा? इस सवाल का जवाब है नहीं। 2023 में थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट आई थी। भारत में हर 3 में से 1 दलित छात्र स्कूल में जातिगत भेदभाव का सामना करता है। अभी भी कई गांवों में दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है और शादी या धार्मिक आयोजनों में अलग बैठाया जाता है। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन आरक्षण का विरोध अभी भी जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 एम नागराज केस और 2018 जर्नल मिलिंद केस में कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण भी सामाजिक न्याय का हिस्सा है। फिर भी नौकरशाही में ऊंची जातियों का वर्चस्व कायम है। केंद्रीय सचिवालय के 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 72% सचिव और उच्चाधिकारी ऊंची जातियों से है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि आरक्षण अब खत्म होना चाहिए, वे असल में इस सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। जातिवाद अभी भी जिंदा है और ऊंची जातियां अभी भी सत्ता पर काबिज है। ऊंची जातियों की छटपटाहट दरअसल मानसिक असुरक्षा है। वे डरते हैं कि अगर बहुजन समाज शिक्षित और संगठित हो गया तो उनके झूठे गौरव की दीवारें गिर जाएगी। वे जानते हैं कि सदियों तक उन्होंने दूसरों का हक छीना और अब वही इतिहास उन्हें आईने में दिखाया जा रहा है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आशीष नेड्डी लिखते हैं, भारत का ब्राह्मणवाद केवल ऊंची जातियों की विचारधारा नहीं बल्कि उनका सुरक्षा कवच है। आरक्षण इस कवच में दरार डालता है, इसलिए वे बेचैन हो जाते हैं। जैसे ही कोई दलित या पिछड़ा युवा आईएएस बनता है या विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनता है तो ये वर्ग यह स्वीकार नहीं कर पाता है कि नीचे समझा जाने वाला अब बराबर कैसे है। इस छटपटाहट के पीछे की असली जड़ बराबरी का डर है, न कि आरक्षण की नीति का। पहले आरक्षण का विरोध सड़कों पर होता था, अब यह सोशल मीडिया पर होता है। ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हैशटैग इंड रिजर्वेशन जैसे हैशटैग ट्रेंड किए जाते हैं। ईएलटी न्यूज और बूम लाइव की 2024 की फैक्ट चेक रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण को लेकर फैलाए गए 70% झूठे दावे ऊंची जातियों से जुड़े अकाउंट से आए हैं। जैसे आरक्षित वर्ग को बिना पढ़ाई नौकरी मिलती है या सारे सरकारी पद एससी एसटी भर रहे हैं, जबकि डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अब भी 58% पद ऊंची जातियों के पास है। 2019 में सरकार ने सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आरक्षण इन टीचर्स कैडर बिल पास किया था, जिससे विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण लागू हुआ। परंतु इसका नुकसान यह हुआ कि कई छोटे विभागों में सीटें कम होने की वजह से एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवारों की भर्ती लगभग खत्म हो गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के डेटा 2023 के मुताबिक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर स्तर पर एससी शिक्षकों की संख्या सिर्फ 3.9% है, एसटी शिक्षकों की संख्या 1.1% है और ओबीसी की केवल 8% है। बाकी 87% पद आज भी ऊंची जातियों के पास है। फिर भी कहा जाता है आरक्षण से मेरिट खत्म हो रही है। 2022 में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI ने केंद्र सरकार से मांग किया था कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। इस पर भारत के बड़े उद्योग संगठनों जैसे CII और FICCI ने साफ इंकार किया। उन्होंने कहा इससे उद्योगों की कार्यकुशलता प्रभावित होगी, लेकिन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की रिपोर्ट ने बताया कि भारत की प्राइवेट सेक्टर में 75% उच्च पदों पर ऊंची जातियों का वर्चस्व है। कई दलित ओबीसी उम्मीदवारों ने बताया कि इंटरव्यू में जाति पूछने के लिए सब टाइटल वर्ड जैसे आपका गांव कहाँ है, आपका सरनेम क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के दलित तहसीलदार विजय पवार ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि ऊंची जाति के अफसरों ने लगातार उन्हें अपमानित किया।
2023 में मध्य प्रदेश के सेवक लाल मीणा जो एसटी वर्ग से थे, उन्हें जिला प्रशासन से निकाला गया क्योंकि उन्होंने ऊंची जाति के अफसरों के आदेश पर सवाल उठाया था। इन मामलों में नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी की रिपोर्ट साबित करती है कि प्रशासनिक ढांचे में जातिगत भेदभाव अब भी जिंदा है। आरक्षण के बावजूद दलित अफसरों को बाहरी या काबिल नहीं कहकर अलग थलग किया जाता है। ऊंची जाति या सिर्फ नौकरियां नहीं बल्कि नेतृत्व खोने से डरती है। 1990 के बाद से केंद्र और राज्य स्तर पर जो बहुजन नेतृत्व उभरा, जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, इन सब ने राजनीतिक सत्ता को एक दिशा दिया। यह राजनीतिक आरक्षण का विस्तार था। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर की रिपोर्ट 2022 बताती है कि 1990 से पहले संसद में 80% सांसद ऊंची जातियों के थे, जबकि 2024 में यह घटकर 46% रह गया है। यह आंकड़ा ही उनकी बेचैनी के कारण है। 2025 में जब देश में नई जनगणना और जाति सर्वे की तैयारी चल रही है, तो ऊंची जातियों के कुछ संगठन फिर से आरक्षण विरोध में उतर रहे हैं। वे कहते हैं कि अब जाति खत्म हो गई, आरक्षण भी खत्म करो। लेकिन बिहार का 2023 का जातीय सर्वे बताता है कि ओबीसी और एबीसी की आबादी 63%, एससी एसटी की 21% और ऊंची जातियों की मात्र 15% है। फिर भी सत्ता, मीडिया, नौकरशाही और शिक्षा में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उन्हीं की है। तो क्या बराबरी आ चुकी है? नहीं। आरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत का समाज अभी भी जाति के बोझ से मुक्त नहीं हुआ है। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? आरक्षण का नाम सुनते ही ऊंची जातियां छटपटाती है क्योंकि उन्हें डर है कि बहुजन समाज अब बराबर की कुर्सी पर बैठ रहा है। उन्हें डर है कि अब ज्ञान, सत्ता और सम्मान सिर्फ उनका नहीं रहेगा। आरक्षण किसी के हक पर कब्जा नहीं बल्कि छीने गए हक की वापसी है। जब तक समाज में जाति पर आधारित भेदभाव है, तब तक आरक्षण जरूरी है। आरक्षण खत्म नहीं बल्कि उसका सही क्रियान्वयन ही सच्चा सामाजिक न्याय लाएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।